सही साहब जी वालेकुम अहमद साहब, आखिरी ओडीआई जिसमें पाकिस्तान को पता था कि ये कंडीशंस हमें सूट कर रही हैं, हम ये दूसरे ओडीआई में हमारी अपनी कुछ गलतियां थी, लेकिन इसमें हमने गलतियों से सीखा, टीम में कुछ तब्दीलियां की, लेकिन वो तब्दीलियां जो हैं वो समझ से बाला तर थी कि वसीम जूनियर ने दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म किया, वो मैच ऑल दो हम हार गए, लेकिन हम तीसरे में हारिस राउफ को ले। इस तरह की कुछ तब्दीलियां सरप्राइजिंग रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर तीसरा ओडीआई देखा जाए तो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली विद द बैट और विद द बॉल। देखें, सरप्राइजिंग तो शायद अब आपके लिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये काम काफी अरसे से हो रहा है। अगर आप ये बात जो परफॉर्म करेगा उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वसीम जूनियर तो वापस आई हैं। आप ये देखें कि अबरार ने पहले मैच में 3 आउट किए थे और दूसरे मैच में वो टीम में नहीं थे, और फिर तीसरे मैच में दोबारा वापस आए, उन्होंने 4 आउट कर दिए। अबरार अहमद के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टैट में अगर आपके साथ शेयर करूं, अब चूंकि बात शुरू हो ही गई है, अबरार अहमद का डेब्यू 2024 में ओडीआई में उन्होंने डेब्यू किया। उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 12 वाइट बॉल सीरीज जो है वो खेली हैं, T20 और ओडीआई मिला के। इन 12 सीरीज में से, जिनमें से मोस्टली सीरीज 3 मैचेस की थी, अबरार को सिर्फ एक बांग्लादेश की सीरीज ऐसी है जिसमें वो लगातार 3 मैच खेले हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान में हुई थी माइक हेसन की जो पहली सीरीज थी, सर मान लिया। अच्छा, मेरी बात सुने, पूरी दुनिया करे तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट है, हम करें तो आप कहते हैं उनको बाहर कर देते हैं। स्पिनर्स के लिए कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट होता है? स्पिनर्स के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट तो पूरी दुनिया नहीं करती। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें प्लेयर को बाहर करने के लिए ज़ाहिर जब बहाने नहीं मिलते तो फिर हम इस तरह एक्सक्यूज करते हैं कि अबरार जो है वो टेस्ट में भी, ओ भाई वो कौन सा कोई शेब अख्तर की तरह वो उधर बाउंड्री से भाग के आता है, वो स्पिन बॉलर है ना। उसने कभी खुद ये शिकायत की है कि मुझे मसल फटीग हो गई है या मुझे मसला है, मुझे टीम से ड्रॉप करें, ना उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड इस तरह का है कि उसको वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत है। बल्कि समटाइम्स ऐसा प्लेयर होता है, प्लेयर की बॉडी जो होती है ना, उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी बॉडी की ये डिमांड होती है कि उन्हें खिलाया जाए, उन्हें रेस्ट ना करवाया जाए। तो अबरार अहमद का तो कोई ऐसा केस बनता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि वसीम जूनियर का तो हम मातम यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, सुफियान मुकीम का क्या कसूर था? वो जिम्बाब्वे गया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के लिए। वो साउथ अफ्रीका गया, उसने पहली बॉल विकेट ली, उसने 4 आउट कर दिया उस मैच में। उसके बाद से सुफियान मुकीम क्या परफॉर्मेंस निकाल के देखें। एक मैच है जिसमें उनकी बॉलिंग थोड़ी सी खराब थी, उसके अलावा कौन सा ऐसा मैच जिसमें आप ये कहें कि उनकी ऐसी परफॉर्मेंस थी कि उनको टीम से ही ड्रॉप कर दें? इंटरेस्टिंगली, इसको कोइंसिडेंट नहीं कहूंगा मैं, ये प्लान्ड है। शादाब खान ने भी दूसरी जानिब जो है वो रिहैब के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और आज अभी कुछ देर पहले जो है वो हमारे जो आकिब कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी उनकी फुटेज शेयर की है, जो हमारे रिपोर्टर हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं दायरा, वो भी उन्होंने भी शेयर की है उनकी जो रिहैब के बाद उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की है शादाब खान ने। एक तरफ शादाब खान की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में किसी भी स्पिनर को एस्टेब्लिश नहीं होने दिया जा रहा। क्या, किस बात की इंडिकेशन है, क्या इशारे हैं ये? इस्लामाबाद यूनाइटेड का ऑफ शूट बनाना है आपने पाकिस्तान की टीम को, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद की मिलजुल कर आपने एक टीम बनानी है, और उन 11 लड़कों में से कोई भी एक लड़का ऐसा जो आपके उस यस मैन की टीम में फिट नहीं होता है, उसको आप एडजस्ट नहीं हो देंगे, वसीम जूनियर और अबरार अहमद हो। अच्छा, इसमें तो ये समझ आ गई कि सुफियान मुकीम को भी एक साइड लाइन करा दिया गया, अबरार को भी बीच में कहीं, यानी कितने ही नाम है। आकिब जावेद गया था अभी न्यूजीलैंड, उसने खराब बॉलिंग की थी वहां पे। अपने बाकी बॉलर्स के स्टैट्स निकाल के देखे, उसके मुकाबले में स्टैट्स चाहिए ना आपको। हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम से निकला और फिर वापस आ गया? यही तो समझ नहीं आती। सर अभी हारिस रऊफ को इन्होंने भेजा है कायद आज़म ट्रॉफी में, डोमेस्टिक के लड़के ने उसको शॉटें मारी है ना वहां पे, उसके बाद मेरा ख्याल है हारिस रऊफ को खुद शर्म कर लेनी चाहिए थी। एक उसके पूरे स्पेल में, हारिस रऊफ के पूरे स्पेल में मुझे उंगलियों पर गिन कर दिखाएं कितनी बॉलें उन्होंने क्लोज द स्टंप आकर की हैं। वो तो दूर दूर से खड़ा होकर बॉलें मारता है जिस तरह वो T20 बॉलें मारता है। इसी कारकर्दगी की बिना पर उन्हें वापस तीसरी ओडीआई में ले आए। और हारिस रऊफ की तो समझ आती है ना, जो हम कहते हैं कि ये नहीं पता चलता कि किस कारकर्दगी की बिना पर बाहर किया गया और कहां से अंदर लाया गया। तो बाहर करने का तो पता चल जाता है कि जो उनकी कारकर्दगी हमेशा किसी भी बड़े टूर्नामेंट के आखिरी क्रंच मूवमेंट्स पे जो सूरत हाल बनती है उसकी वजह से बाहर निकालते हैं, लेकिन वापस लाने का क्राइटेरिया समझ नहीं आता। एक मैं इंटरेस्टिंग बात और यहाँ से, अब आप स्टैट्स की बात करें ना, अब स्टैट्स का ही मामला देख लें। पाकिस्तान ने जो आखिरी मैच खेला है उसमें 72 रन की पार्टनरशिप की उनके ओपनर्स ने। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल से विकेट नहीं ले पाए। वो शाहीन शाह अफरीदी जिनकी तारीफें होती हैं, पूरी दुनिया उनसे थर थर कांपती है कि ये नए बॉल से आउट करता है। अच्छा। 72 पर पहला ब्रेक थ्रू दिलाया सलमान अली आगा ने। उसके बाद लगातार 8 खिलाड़ी आउट किया स्पिनर्स ने, 4 अबरार ने किया, 2 नवाज ने किया, 2 सलमान अली आगा ने। जब 8 आउट हो गए तो फिर शाहीन शाह अफरीदी बॉल लेकर आ गए और उन्होंने वहां पर आकर टेल एंडर स्काउट किया, 2 विकेटें। अब चलें, अच्छी बात है, उन्होंने आकर उनको वाइप आउट कर दिया, लेकिन बात यह है कि अब स्कोर कार्ड के ऊपर तो लिखा हुआ आएगा ना कि शाहीन ने भी 2 आउट किए हैं, जबकि शाहीन को तो आउट करने से टॉप के प्लेयर जो ऊपर खेलने आते हैं
और पाकिस्तान के तीनों मैच उठा के देख लें, यार मेरी बात प्रिटोरियस, डी कॉक, जी जी कौन लोग हैं आप कि अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कहते हैं अगर उस जगह पे शाहीन आ जाते तो फिर आपने कहना था कि जब स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, स्पिनर को हेल्प मिल रही है, तो वहां शाहीन के आने का क्या काम था? अब जब शाहीन ने सारी उनसे आउट करा दी है, अब भी आपको मसला है कि नहीं, मुझे मसला इससे नहीं है, मुझे मसला ना उनके आउट करने से ना शाहीन के आउट करने से, मुझे मसला उन लोगों से है जो बाद में ये कागज उठा के कहते हैं कि भाई शाहीन ने भी 2 आउट किए हुए। आप मुझे ये बताएं, हारिस रऊफ के जब स्टैट्स शेयर होते थे कि हारिस रऊफ ने बहुत आउट किए हैं, हारिस रऊफ की फर्स्ट 68 पीएसएल विकेट भी अगर आप निकालें ना, उसमें से 51 टेल एंडर्स हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे दिल पे याद रख के बताएंगे, पाकिस्तानी जो टीम को ज्यादा खतरा ओपनर से होता है या टेल एंडर से होता है? अगर हिस्ट्री देखी जाए, आप बता दें। तो ये भी तो पाकिस्तानी टीम की शॉर्ट कमिंग है ना। हाँ, ये भी तो हम ऊपर से आउट कर देते हैं। मैंने पहले ये बात की है कि अच्छी बात है कि उन्होंने आगे टेल वाइप आउट कर दिया, वो नहीं ज्यादा देर रुके। प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्टैट्स की बुनियाद पर टीम बनाते हैं, और ये स्टैट्स वाली बात हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सलमान आगा दोबारा अभी आएंगे T20 में, आप सुन लीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको ही बता रहा हूं कि वो आके ये बात करेंगे। हालांकि 6 महीने हो गए सलमान लिया को, कोई नई बात करनी चाहिए, पाकिस्तानी टीम का कप्तान है वो। माइक हैसन दोबारा आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आके फिर यही रट लगाएंगे हम तो स्टैट्स देखते हैं। तो स्टैट्स जो है ना, वो एक बहुत बड़ा धोखा है। स्टैट्स आर हाफ ट्रूथ, स्टैट्स कभी भी पूरी बात नहीं होते। अब पूरी बात यह है कि शाहीन आफरीदी ने 2 टेल एंडर आउट किए हैं। शाहीन आफरीदी के जो 19 विकेटें लास्ट पीएसएल में आई हैं, उसमें से निकाल के देखें 11 टेल एंडर हैं। शाहीन आफरीदी को नए बॉल से ब्रेक थ्रू देना था, वो ब्रेक थ्रू वो नहीं दिलवा रहे हैं। तीनों मैचेस में डी कॉक और प्रिटोरियस की पार्टनरशिप लगी है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज में। तो भाई मसला ये है कि आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज है ना, उन क्राइटेरियाज में ऐसी आपने लूप होल छोड़ी हुई है कि अपनी मर्जी के स्टैट्स आप ले आते हैं, और जिस प्लेयर को आपने फिट करना उसको आप खिलाते हैं, इसको निकालना फिर उसको निकाल देते हैं। हारिस रऊफ की बात हो रही है, पिंडी वाले स्क्वाड में हारिस हैं, ये जो भी हमने श्रीलंका जी जी, हारिस रऊफ पिंडी में दोनों वाइट बॉल में स्क्वाड का हिस्सा है। जाहिर है हारिस रऊफ भी उस एक मोनोपोली का हिस्सा है ना, उस 11 में वो आते हैं जो कप्तान के गिर्द यस मैन करने के लिए। अब कप्तान आपका चूंकि एम्पावर्ड नहीं होता, कप्तान आपका कॉम्प्रोमाइज होता है, इसलिए कप्तान को टीम में 5, 6, 7 लोग, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं बाय द वे, अगर आप कहें कि मैं बाबर आजम का बतौर बैट्समैन बहुत बड़ा फैन हूं, आपको पता है इस बात का, लेकिन मैं बाबर आजम की भी यहां बात कर रहा हूं। जब आप वीक कैप्टन होते हैं ना, जब आप एम्पावर्ड नहीं होते और वक्त के साथ साथ अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, तो आपको अपने इर्द गिर्द 5, 6 ऐसे लोग चाहिए जो आपको एक तरह की, जिसे कहते हैं ना कि आपको वो एक ऐसी दुनिया तख्लीक करके देंगे जिसमें आपको ये लगे कि आपको बहुत बड़ी चीज है, आपको तोप चीज है। फिर आप नहीं चाहते कि वो 5-6 लोग आपके गिर्द से जो है वो आगे पीछे हों, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें आप रह रहे हैं। बाबर के साथ भी ऐसे हुआ है, जब सब लोग कहते थे सोचना भी मना है। जी हाँ, एक दरमियान में कप्तान ऐसा आया था मोहम्मद रिजवान, जो ये कहता था कि मुझे मेरी मर्जी की टीम चाहिए, मैं वो लड़के खिलाऊंगा जो मेरी जरूरत है, उसको आपने चलने दिया। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा पाकिस्तानी बैटिंग की बात करते हैं कि फ़खर जमान जो हैं एक मैच में चलते हैं, अगले 3 मैच में फिर फ्लॉप होते हैं, तो क्या आया इनको आगे लेकर मैनेजमेंट सोचती है कि इनको फर्दर आगे साथ लेकर चलना है?